जो आपने कहा राजीव जी, ये निश्चित रूप से ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। और जो आरएसएस 1925 में जिस मकसद के साथ शुरू हुआ था, वो अपने 100वें साल में आकर के वो हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। तो ये टेस्टिंग है कि अभी उन कथित रूप से फ्रिंज एलिमेंट से कहलवाया जाए। हालांकि सच्चाई ये है वो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। अगर फ्रिंज एलिमेंट है तो इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। ये छुट्टा कैसे घूम सकते हैं? ये दरअसल वही लोग हैं कि जिनके जरिए इस तरह के मुद्दों को छेड़ा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि इसका विरोध कितना हो रहा है और समर्थन कितना हो रहा है, कितने लोग इस पर मौन हैं, और फिर उसके आधार पर कि उसमें यूटर्न लिया जाए या कुछ ना बोला जाए। आपने देखा होगा कि कई दफा मोदी जी बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं? गुजरात में दलितों की हत्या, उनके उत्पीड़न से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक जो लगातार दलितों के साथ अन्याय बढ़ा था, मोदी जी ने चुप्पी कब तोड़ी? जब वो लखनऊ आते हैं, यहां अंबेडकर विश्वविद्यालय में भाषण देते हैं, और तब क्या कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो वास्तव में दलितों के उत्पीड़न को लेकर के जो कह रहा है उसमें ईमानदार है? जो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं उनको तो सीधे जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय जब आप ये कहते हैं कि मुझे गोली मार दीजिए, तो सीधे तौर पर उसके मायने हम लोग समझते हैं। तो दरअसल उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये टेस्टिंग है कि 2024 में हम किस बिना पर जाएंगे और कितने लोगों को हमने कन्विंस कर लिया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू रिपब्लिक होगा। उसके लिए ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसलिए मोदी जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वो उसी आइडियोलॉजी से निकल करके आए हैं और उनका भी बड़ा ख्वाब है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस देश में ये संभव नहीं है, और इसलिए संभव नहीं है कि इतनी विविधता है इस देश में। आप नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, वहां पर किन धर्म और संस्कृतियों के लोग हैं। उत्तर भारत में तो चल जाएगा, ये जो गोबर पट्टी जिसको राजेंद्र यादव ने कहा था, वहां पे तो आप हिंदू हिंदू चिल्ला करके ध्रुवीकरण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, और ए राजा ने जो कहा चुनौती देते हुए कि आप मुझे मजबूर मत करिए कि हम पेरियार के रास्ते पर जाएं, तो दक्षिण भारत से जो आवाजें उठेंगी, जो इसका विरोध होगा, क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करने में सक्षम है? तो ये कोशिश कर रहे हैं वहां तक जाने की और लोगों को कन्विंस करने की। लेकिन समस्या ये है कि इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बुनियाद में ही छेद है, वो समता के आधार पर है ही नहीं। बाबा साहब ने 1940 में ही जिस बात को कहा था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो ये सबसे बड़ी आपदा होगी इस देश में। तो आज जो घोषित तौर पर हो रहा है कि न्याय व्यवस्था किस तरह की होगी, तो ये असमानता, अन्याय और अत्याचार पर आधारित ये पूरा फिनोमिना है। वो व्यवस्था तो कभी नहीं बन सकती, लेकिन जो विचार लेकर के आ रहे हैं वो उतना ही अन्यायी और अत्याचारी और असमानता पर आधारित है। बंधुत्व तो कहीं है ही नहीं, भाईचारा तो कहीं है ही नहीं। तो जिस संस्कृति में, जिस व्यवस्था में, जिस फिनोमिना में अगर समता और बंधुत्व नहीं है, वो कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि इस देश में जो भी बाहर से आया वो सफल हुआ। और जब तक हमने इस व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया, अगर आजादी का आंदोलन 90 साल चलता है और उसमें जो क्रिएटिव आंदोलन हुआ, उसमें एक तरफ भगत सिंह खड़े हुए अपने पूरे उस समाजवाद के कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी अछूत की समस्या पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर खड़े हैं उन पूरे शूद्रों के साथ, उनकी जो ऐतिहासिक समस्याएं रही है उसको लेकर के। गांधी है वो एक हिंदू को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आखिरी में उस बात को स्वीकार करते हैं कि इस फिनोमिना में ही क्या दिक्कत है। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के भीतर
जो सामाजिक और आर्थिक समता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं और इस देश को एक राष्ट्र में तब्दील करने के लिए। और इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो अपना आखिरी संबोधन दिया है संविधान सभा में, उसमें उन्होंने एक बात और कही थी कि ये राष्ट्र नहीं है, ये बनता हुआ राष्ट्र है। ये इस बनते हुए राष्ट्र का मतलब था कि जब तक समाज में समता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य स्थापित नहीं हो जाते, तब तक ये राष्ट्र मुकम्मल नहीं हो सकता है। और बाबा साहब तो हिंदू राष्ट्र के सीधे तौर पर कहते हैं कि जिसमें सैकड़ों जातियां हो वो कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले बहुत बड़े मुगालते में हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको ये चाहिए वो कैलासा चले जाएं, यहां कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र किसी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जो प्रोग्रेसिव सवर्ण है, मैं मान सकता हूं कि चलिए इस फिनोमिना में सवर्णों के लिए विशेषाधिकार होगा, लेकिन जो प्रोग्रेसिव सवर्ण है, जो समता, न्याय और बंधुत्व को मानता है, क्या वो उसके लिए स्वीकार्य हो सकता है? और सबसे ज्यादा तो मुखर विरोध तो यहां से निकल करके आ रहा है, उन्हीं लोगों से निकल करके आ रहा है। तो इसलिए ये मुगालते में, और कभी कभी तो ये लगता है कि ये बेवकूफी वाली हरकतें हैं कि आप 21वीं शताब्दी में हैं, जहां आपको इस देश को प्रगति के नए पथ पर ले जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आपको उन्नत बनाना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था आपको, जो आपने सपना देखा था 5 ट्रिलियन का, उधर आपको प्रयास करना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था, इस देश में अन्याय और उत्पीड़न को खत्म करना चाहिए था, इस देश में जो सुरक्षा को लेकर के चिंताएं उनको दूर करना चाहिए था। भाई आपने कहा ना कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? अभी भी आप पीएफआई चिल्ला रहे हैं। तो ये इसकी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री ने वादा किया था ना। तो अगर आज भी इस देश में सुरक्षा को लेकर के चिंता है, और आप राग किसका लाप रहे? हिंदू राष्ट्र का। मैंने कहा ना कि अब कुपोषित बच्चे इस देश में मर रहे हैं, उनके लिए दवा का इंतजाम नहीं है। पहले कम से कम 1 रुपए में और 10 रुपए में पर्चा भी बन जाता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो आपको हॉस्पिटल भी सरकारी नहीं मिलेगा। शिक्षा के लिए फीस आप देख लीजिए कितनी है। तो दरअसल ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें दलितों को, पिछड़ों को गुलाम बनाना, स्त्रियों को गुलाम बनाना, ये दरअसल मैं एक अगर मुहावरे में कहूं, हिंदू राष्ट्र है क्या? आर्य नस्ल के गौर वर्णी, पुरुषवादी और राइट हैंड जो लोग हैं, उनकी विचारधारा है। इसमें लेफ्टी भी होगा वो भी नहीं चलेगा, महिला भी नहीं चल सकती। ये वो आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी कितने लोग स्वीकार करते हैं इस देश में? और मुझे तो ताज्जुब होता है कि इनको इतना अधिकार मिल कैसे जाता है। ठीक कहा प्रेम कुमार जी और अमलेंदु जी ने कि इन पर तो देशद्रोह का केस लगते हैं, तो जगह जेल में होनी चाहिए। ये दिमागी रूप से जो मानसिक संतुलन खो चुके लोग हैं, इनको तो भर्ती करा देना चाहिए हॉस्पिटल में। इन स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि ये देश में प्रगति और इस देश को ये खुशहाल देखना चाहते हैं। ये दरअसल केवल लोगों को दबा करके, लोगों को गुलाम बना करके, और ये सत्ता केवल हासिल करना चाहते हैं, और उसी के लिए टेस्टिंग चल रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे। बहुत सारी बात